So good morning friends, this is Meher Tiwari and you watching Bipsa Talks. This is about to 9:30 a.m., 9:39 a.m. and today I'm going to start most important 80 MCQs in your biostatistic, okay, which is your B Form syllabus. Okay, so before starting I want to say something. Friends, you have to follow 3 Ds in your life. You have to focus 3 Ds in your life. Like आपका पहला डी डिसिप्लिन, यू हैव टू इन डिसिप्लिन, यू हैव टू इन डिवोशन, जो भी काम करो डिवोशन के साथ करो. यू हैव टू आपका डिसिप्लिन, डिवोशन और डेडिकेशन. ठीक है, 3 Ds इन योर लाइफ. डेडिकेशन हर काम में होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए और डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए. मस्ट फॉलो. सो 3 Ds इन योर लाइफ मस्ट हैव. ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस. ओके, सो मेन क्वेश्चन, जो मेन पॉइंट हम लोग के हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, दिस इज़ लास्ट वीडियो एट माई साइड. लाइक, so here I'm going to talk about, discuss about 80 MCQs which comes in your exam. Most of the questions comes from these MCQs, right? Because here I'm going to share all, here I'm going to cover all the syllabus which is in your, from unit 1st and from unit 5th. All unit cover 1 2 3 4 5 6 all cover here. So you must have a patience, you must have a notebook and a pen. So start from writing and start making your bullet points. Okay, so this is Mir Tiwari, I already said. Okay, so I want to request you all, first, if you are watching my channel, if you are first here, so make sure subscribe and press the bell icon, by which you can get all notification first, all my videos notification first, which helpful, which assist in your semester exam. Okay, so this is all about, already I have covered more questions, more numericals which is in your biostatistics related subject. ऑलरेडी मैंने काफ़ी सब्जेक्ट की नोट्स कवर कर दिए हैं. लाइक आपका सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी, फार्माकोविजिलेंस के 2 चैप्टर मैंने डाल दिए हैं. रेगुलेटरी साइंसेस का भी डालना बाकी है. आई नो, यू ऑल नो. हैव पेशेंस, मैं सारी चीज़ें डालूंगा 10 तारीख के अंदर अंदर. आज आपकी है क्या, आज आपकी 8 तारीख है ना, जो भी हो, ठीक है, 10 तारीख के अंदर अंदर आपको सबको मिल जाएगा सारी चीज़ें. बिकॉज आई नो, वी ऑल नो कि आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट फ्रॉम 15 डेट. Most of the student have a 15 date and some other have a 21 date. There are different kinds of date because there are different kind of studying in different kind of district. Okay, so there are different situations. So basically we are going to come on the main point. This is your subject and this is your questions. So started from the 80 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन से चलेंगे और फिर 1 तक आएंगे. ठीक है, तो मेक श्योर आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा. मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ. लास्ट वीडियो में जितने मैंने 2 पार्ट बताए हैं, 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर करा दिए थे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन, पार्ट 1 में आपके 25 क्वेश्चन कवर कराए गए थे और पार्ट 2 में आपके 12 क्वेश्चन. ठीक है, तो 12 मतलब कि 35 2 37 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल के, आपके 37 क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल के बता दिए हैं. उसी रिलेटेड 37 क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर से नहीं आएंगे. तो जाओ वो वीडियो वॉच करो, उसकी प्रैक्टिस करो सवाल की, क्योंकि आपका बायोस्टैटिस्टिक का एग्ज़ाम टफ होता है. सीरियसली लेना, क्योंकि मैथ है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके था, लास्ट सेमेस्टर में भी आपके मैथ है. टेक इट सीरियसली, नॉट लाइटली. आई ऑलरेडी सेड इन माई ऑल वीडियोज़, ऑल सब्जेक्ट टेक इट सीरियसली. ओके, लास्ट सेमेस्टर, दिस इज योर लास्ट सेमेस्टर, यू आर इन फाइनल सेमेस्टर, फाइनल ईयर. सो टेक इट सीरियसली ऑल सब्जेक्ट्स. ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम द 80 क्वेश्चन. आई ऑलरेडी सेड वी स्टार्टेड फ्रॉम 80 क्वेश्चन. 80 क्वेश्चन, फिर 79 क्वेश्चन, ऐसे चलेंगे 1 तक. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बातें करेंगे. क्या करेंगे, जर्नी हमारी स्टार्ट होती है 80 क्वेश्चन से. ठीक है, तो 80 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सपेरिमेंट इन विच द रिजल्ट इज़ नॉट सर्टेन. ठीक है, बट अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. एग्जाम्पल, थ्रोइंग अ डाइस, मतलब कि जब आप, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट आपका क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जैसे आपका एक डाइस है, डाइस को आपने थ्रो किया है, तो आपका जब डाइस थ्रो करते हो तो आपका कुछ पता नहीं है कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए. तो दिस इज़ योर रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो ये जो आपकी डेफिनेशन है रैंडम एक्सपेरिमेंट की, ये करेक्ट है. ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना, रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन 79 क्वेश्चन, मोस्ट सूटेड स्केल फॉर मेजरमेंट ऑफ नॉमिनल डाटा इज. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेगा तब आंसर करिएगा फ्रेंड, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और मोन मीन मीडियम में लोग कंफ्यूज होकर आंसर को गलत कर देते हैं. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा तब आंसर करेगा. ऐसे हवा में तीर मत छोड़ो.
हवा में तीर मत छोड़ो भाई लोगों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोस्ट सूटेड स्केल। तो मोस्ट सूटेड स्केल का आंसर क्या होगा, मीडियन होगा या मीन होगा या आपका मोड होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका मोड है, मोड। आंसर ऑप्शन 3 इज द मोस्ट सूटेड स्केल फॉर द मेजरमेंट ऑफ नॉमिनल डाटा। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट, बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। किसकी बात आ गई, सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन प्रेजेंट ऑफ आउटलायर्स। तो इसमें एक ऑप्शन क्या गिवन है, मीडियन, मीन, मोड या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड क्या होगा, आप लोग को अगर नहीं पता तो घबराने वाली बात नहीं है, इसको बुलेट पॉइंट पे नोट कर लो। इसका राइट आंसर आपका मीडियन होगा। ठीक है, बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी प्रेजेंट इन आउटलायर्स, प्रेजेंट ऑफ आउटलायर्स इज मीडियन। ठीक है, नाउ 77 क्वेश्चन, स्टैटिकली बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज। तो क्या होगा, स्टैटिकली क्या है आपका बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आपका राइट आंसर फ्रेंड है, आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा तेज चलूँगा, मीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन स्टैटिकली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, व्हेन वी ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन द नोन एंड अननोन वेरिएबल कॉल्ड रिग्रेशन। सिंपल सा है, रिग्रेशन की स्पेलिंग डिफिनीशन आपको ध्यान में रखनी है। क्या कह रहा है कि व्हेन वी ड्राइव द रिलेशन बिटवीन नोन एंड अननोन वेरिएबल। ठीक है, रिलेशनशिप बताते हैं नोन एंड अननोन वेरिएबल के, तो आपका रिग्रेशन कहलाता है, ये आपका ट्रू है, सही है डिफिनीशन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, इसमें से क्वेश्चन आता है। अभी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद क्या करें, 75 क्वेश्चन क्या करें, टू मेजर रैंक्ड वेरिएबल द फॉलोइंग कोरिलेशन कोफिशिएंट इज यूज्ड। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो इसको ध्यान से देखना यार, इसको ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसमें ही मात खा जाते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, टू मेजर रैंक्ड वेरिएबल द फॉलोइंग कोरिलेशन कोफिशिएंट इज यूज। तो इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपके जो रैंक्ड वेरिएबल को मेजर करने के लिए कौन सा कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज किया जाता है, चाहे स्क्वायर, पियर्सन कोफिशिएंट, पियर्सन टेस्ट या स्पर्समैन टेस्ट या फिशर टेस्ट। ठीक है, तो इसमें सारे टेस्ट आपके इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक बाय एक डिस्कस करूँगा, टू द पॉइंट नोट करते चलिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बेटा होगा आपका स्पर्समैन जो टेस्ट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने पूरा चार्ट बनाया था, कैसे ट्रिक से आपको याद करनी है, वो ट्रिक मैंने ऑलरेडी आपको विद मेमोनिक्स बता दी थी। जैसे आपको पता था CIR वाला, फिर पैरामेट्रिक टेस्ट, फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। जैसे कि मैंने पैरामेट्रिक में बताया था, पियर्सन ने अपने तीत का टेस्ट एनोवा हॉस्पिटल में करवाया, जहां एक मीन मतलबी रैट ने इंटरवल में उसे जीनियस बना दिया। ऐसे इंपॉर्टेंट मेमोनिक्स अगर आपने नहीं देखे हैं याद करने के लिए, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे, तो नहीं देखे हो ना, तो जाओ इसको देखने के बाद वो ज़रूर देखना। पेपर मैं आपको सबको अवेयर कर रहा हूँ, एग्ज़ाम देने से पहले वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना, जिसमें मैंने ट्रिक फॉर रिमेंबरिंग पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट दिए हैं। उसमें सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो उसको बना दिया ऑलरेडी, इसीलिए मैंने आपको दे दिया है सारी चीज़ें कि आपको एग्ज़ाम ईजी हो जाए बायोस्टैटिस्टिक का। तो उसको नहीं देखो, जाकर देखो, तभी ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। दैट्स वाई आप मिस्टेक कर दोगे, कभी पियर्सन लगा दो, कभी फिशर्समैन लगा दोगे, जो कि आपका इसका राइट आंसर स्पर्समैन होगा टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू एनोवा कैलकुलेट। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनोवा कैलकुलेट क्या करता है। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद आंसर करो। ठीक है, सो बाय द वे फ्रेंड्स, आज मौसम बड़ा बेईमान है काफ़ी अच्छा मौसम है। ठीक है, तो आप ऑप्शन देखो। ठीक है, इसका राइट आंसर अपने मन में रखो, फिर बताते हैं। ठीक है, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम आने वाला कोई तूफान। हाँ, तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आपका सिंपल सा पता होना चाहिए कि एनोवा कैलकुलेट क्या करता है। सिंपल सा आपको पता होना चाहिए एफ रेशियोज। ठीक है, ओनली एफ रेशियोज एनोवा वॉज कैलकुलेटेड। ठीक है, एनोवा क्या होगा अभी आगे बात करेंगे। सिंपल 74 के बाद 73। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, टू फाइंड द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स, एड अप ऑल द आइटम एंड डिवाइडेड बाय। ठीक है, क्वेश्चन क्या करें, टू फाइंड द एवरेज ऑफ सेट नंबर्स। ठीक है, एड अप ऑल द आइटम्स एंड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर या नंबर ऑफ आइटम्स या 2। किससे डिवाइड करेंगे,
ठीक है, जोड़ने के बाद जो अपॉन में आएगा उसको क्या करेंगे, उसको किससे डिवाइड करेंगे। इसका आंसर सिंपल सा आपको क्लियर होगा कि आपको पता है कि सम ऑफ नंबर आपका फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल द नंबर ऑफ आइटम, टोटल नंबर ऑफ आइटम, ये आपका होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम का है, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं अक्सर एग्जाम में। ठीक है, फिर इसके बाद 72 क्वेश्चन। तो 72 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 72 क्वेश्चन। अब 72 क्वेश्चन डिस्कस करने पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आपके एफ रेशियो से मतलब क्या है। ठीक है, एफ रेशियोज आखिर होता क्या है, तो एफ रेशियोज का डिनोशन फॉर्म होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एफ मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप लिख लेना। ठीक है, उसके बाद 72 में क्वेश्चन आता है व्हाट मस्ट यू इंक्लूड व्हेन रिपोर्टिंग ऑन एनोवा। एनोवा की जब रिपोर्टिंग होती है तो आप सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है जो इंक्लूड करना चाहिए। तो आपके ऑप्शंस क्या गिवन हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन्स या एफ स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको मैं बता दूं या आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। जो एनोवा का लेक्चर मेरा लिया होगा वो आंसर फटाक से कर देगा। ठीक है, नहीं लिए हो तो जाकर वो लेक्चर लो, सारे लेक्चर का कॉम्बिनेशन, मतलब ये निचोड़ कह सकते हो आप। एक गन्ना जब पेरा जाता है तो उसका जूस जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो गिलास में लाकर दिया जाता है, तो उसको पीने का स्वाद ही अलग होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यू कैन से। ओके, so what must you include when reporting of ANOVA? Do you have include degree of freedom, you have include means, you have to include F statistic, मतलब your right answer is all of the above. Okay, now the next question is 71 question is very important to the examination point of view. In the one way of ANOVA, the F statistic is used to, एनोवा जो वन वे एनोवा है उसमें जो एफ स्टैटिस्टिक का काम क्या है, किस लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो आपके ऑप्शन गिवन है। ठीक है, आपके ऑप्शन क्या है, कंपेयर द बिटवीन ग्रुप्स विद इन ग्रुप वेरिएंस एस्टिमेट, मेजर द एवरेज वेरिएशन अक्रॉस द डिफरेंट ट्रीटमेंट ग्रुप, मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ विद इन ग्रुप ऑफ एरर वेरिएशन, कंपेयर द बिटवीन ग्रुप्स एंड वेरिएशन एस्टिमेट द सेंट्रल एस्टिमेट विद टोटल वेरिएंस। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सा बिटवीन ग्रुप। राइट आंसर आपका ए, कंपेयर द बिटवीन ग्रुप्स एंड विद इन ग्रुप ऑफ वेरिएंस एस्टीमेट इज यूज्ड इन एफ स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, नाउ मोड इज क्या है, मोड क्या है आप बताओ। तो मोड आपको पता होना चाहिए, मोड इज अ मैक्सिमम फ्रिक्वेंट वैल्यू। मोड क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंट वैल्यू, मतलब ऑप्शन सी ये नहीं होगा, मिडिल मोस्ट ना करेक्ट नहीं होएगा ही नहीं। ठीक है, 70 क्वेश्चन मोड क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंट वैल्यू, नोट डाउन करना। हिस्टोग्राम के बारे में बात करते हैं। हिस्टोग्राम सबसे आसान क्वेश्चन होता है, सॉल्विंग के लिए सबसे ईजी होता है। तो हिस्टोग्राम क्या कह रहा है कि हिस्टोग्राम के बाद क्वेश्चन मार्क दे दिया और क्या कह रहा है, हिस्टोग्राम द ग्रेटर द साइज इंटरवल द ग्रेटर द एरर इन रिप्रेजेंटेशन एंड मोर डिफिकल्ट टू कंपेयर टू डाटा सेट। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, मतलब कि जितना ज़्यादा साइज इंटरवल ग्रेटर होगा, ग्रेटर एरर होंगे प्रेजेंटेशन में, और मोर डिफिकल्ट टू कंपेयर टू डाटा सेट। और क्या होगा, टू डाटा सेट को कंपेयर करना मोर डिफिकल्ट होता है हिस्टोग्राम में, ये इसके डिसएडवांटेज है, ये नोट डाउन कर लेना। भी दूसरा क्या कह रहा है, ये तो सही है, हाँ ये तो सही है। ठीक है, इट मेक्स द विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट ऑफ डाटा इंटर्स फ्रिक्वेंसी, सही है, मतलब कि जो हिस्टोग्राम होता है वो क्या करता है, विजुअल डाटा प्रेजेंटेशन को, सेट का डाटा जो फ्रिक्वेंसी डाटा होता है उसको विजुअली प्रेजेंट करता है। ठीक है, ये भी सही है। सी क्या कर रहा है, इट इज़ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। ओके, दिस इज आल्सो करेक्ट, मतलब ऑल ऑफ द करेक्ट। ये आप हिस्टोग्राम में तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, 68वां क्वेश्चन क्या करें, पाई चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पाई चार्ट देख के आपको पाई ना याद आ जाए। ठीक है, ये मैंने हंसी के लिए, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे लगा दिया, लेकिन आप थोड़ा सीरियसली लें तो ज़्यादा सही है। पाई चार्ट क्या है, तो पाई चार्ट में भी पढ़ते हैं, व्हेन द गिविंग डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किल। ठीक है, पाई चार्ट आपका क्या होता है, रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किल। ठीक है, उसके बाद सर्किल द रिजल्टिंग फीवर ऑब्टेन इज कॉल्ड पाई चार्ट, सही है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड हेल्प इन कंपैरिजन ऑफ द डाटा, ये भी सही है, सिंपल होता है और आसानी से समझ में आता है।
लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है ये टाइम कंज्यूमिंग है एंड बिकम लेस इफेक्टिव इफ़ देर आर टू और मैनी पीसेस ऑफ डाटा यूज्ड। ठीक है, इसका डिसएडवांटेजेस ये नोट कर लेना, मतलब ऑल आर करेक्ट हेयर पाई चार्ट में। ठीक है, तो ये सब नोट डाउन करते जाना, आपके बुलेट पॉइंट पे काम आएंगे फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज आर वंस वेयर रिसर्च ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ अ रिस्क फैक्टर, डायग्नोस्टिक टेस्ट, treatment or other intervention without trying to change with or to change who is or isn't exposed it। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ की आपको डिफिनीशन ये याद रखनी है। क्या कह रहा है, आर द वंस वेयर द रिसर्चर ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ रिस्क फैक्टर, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ट्रीटमेंट और अदर इंटरवेंशन विदाउट ट्राइंग टू चेंज, मतलब बिना चेंज किए हुए सारी चीज़ों का टेस्ट करना, वो इज़ इन एंड एक्सपोज्ड है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी क्या होती है, तो दिस इज़ योर ट्रू। ठीक है, ये सही डेफिनेशन दी गई है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट 66 क्वेश्चन क्या करें, यूज़ ऑफ द नोमोग्राम। ठीक है, हाँ सही है, वेरी गुड। ठीक है, यूज़ ऑफ नोमोग्राम फॉर सैम्पल साइज कैलकुलेशन एंड देयर वॉज अ साइंटिस्ट गोरे एंड अल्टमैन। ठीक है, गोरे एंड अल्टमैन नोमोग्राम हु फॉर्म दिस टेक्निक टू डिटरमाइन सैम्पल साइज कैलकुलेशन, मतलब कि सैम्पल साइज कैलकुलेशन की जो टेक्निक है, सैम्पल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेक्निक है, वो किसके द्वारा डिटरमाइन, फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे किसके द्वारा डिटरमाइन गई थी, गोरे एंड अल्टमैन। ये आप नोट कर लेना, दिस इज आल्सो करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दिस इज आल्सो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 65 डॉट 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 सॉफ्टवेयर फॉर द सैम्पल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन एंड पावर एनालिसिस, मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपके सैम्पल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन एंड पावर एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन इज़ योर स्टाटा, SPSS, EP इन्फो एंड एनक्वेरी, पावर एंड प्रिसीजन सैंपल या नन। ठीक है, तो इसका आई थिंक सो इसका आंसर एक गलत दे दिया गया है, इसका ई ऑप्शन कर लो, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सभी जो सॉफ्टवेयर दिए गए हैं ये सारे आपके एनालिसिस में यूज़ होते हैं। ठीक है, फॉर सॉफ्टवेयर फॉर साइड डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन एंड पावर एनालिसिस, ये सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, इसमें से एक भी सॉफ्टवेयर आ गया तो एग्जाम में टिक कर देना सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 क्वेश्चन, पावर ऑफ स्टडी क्या है। ठीक है, तो पावर ऑफ स्टडी क्या है, चलिए देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, मतलब कि प्रोबेबिलिटी क्या है, करेक्टली रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस इज इक्वल टू 1 - b विच आर कॉल्ड पावर एंड द पावर ऑफ टेस्ट रिफर्स टू इट्स एबिलिटी टू डिटेक्ट वॉट इज लुकिंग फॉर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या करें, पावर ऑफ पावर analysis is done after the study has been carried out to help to explain the result if the study which doesn't find any significant effect, या A and B बहुत करेक्ट है या कोई नहीं करेक्ट। ठीक है, तो सिंपल सा आपकी ये दोनों ऑप्शन करेक्ट, मतलब कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये तीनों दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट है पावर ऑफ स्टडी से रिलेटेड, जो आपके यूनिट 3 में आई थी। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना बुलेट पॉइंट में, पावर ऑफ स्टडी, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। SPSS क्या है, SPSS काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके सारे मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर लिख दिए, इसको नोट डाउन कर लो सबसे पहले। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, ऑल इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले बात करते हैं SPSS क्या है, स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, फुल फॉर्म में आ सकता है, इज़ हाईली इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर, दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, एंड यूज्ड बाय मार्केट रिसर्चर, किसके द्वारा यूज करता है, मार्केट रिसर्चर, हेल्थ रिसर्चर, सर्वे कंपनी, गवर्नमेंट एजुकेशन रिसर्च, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन ETC। सी नेम द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी अल्फ़ाबेटिक, मतलब कि इसके जो सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का जो नियम होता है, लॉ होता है, वो सबसे पहला जो कोड होगा, जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो आपका अल्फ़ाबेटिकल होगा, और वेरिएबल नेम मस्ट बी यूनिक एंड हैव बी लेस देन 64 कैरेक्टर, मतलब कि यूनिक होना चाहिए आपका नेम और लेस देन 64 कैरेक्टर का होना चाहिए। ये पिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और स्पेस आर नॉट अलाउड बिटवीन नेमिंग। ठीक है, ड्यूरिंग नेमिंग स्पेस आर नॉट अलाउड, मतलब ऑल आर करेक्ट इज फॉर SSP सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना।
मिनी टैब क्या है? मिनी टैब ये आपके सिलेबस में था। तो मिनी टैब दिस इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, टू डिटरमाइन द स्टैटिकल डाटा एनालिसिस। लाइक आपका क्या कह रहा है, मिनी टैब इज अ मेजरली यूज फॉर स्टैटिकल एनालिसिस एंड रिसर्च। दिस सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट बोथ, ठीक है, दोनों के लिए यूज़ किया कर सकते हैं। इट हैज़ अ फैसिलिटी टू सिक्योर द कॉन्टेंट थ्रू द पासवर्ड प्रोटेक्शन, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। सी क्या कह रहा है, इट हेल्प्स in exploratory data analysis with the help of its advanced graph chart and other such exploratory, ठीक है। तो ये ऑल आंसर आर करेक्ट इन अ मिनी टैब। तो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू मिनी टैब, मस्ट हैव टू नोट डाउन ऑन योर नोटबुक बिफोर एग्जाम, यू हैव टू रीड डाउन एंड जस्ट गो फॉर द एग्जाम, ओके। नल नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाइपोथेसिस क्या है। सिंपल सा आप सबसे पहले हाइपोथेसिस जानो, क्योंकि आपके सिलेबस में हाइपोथेसिस की डिफिनीशन के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। आपके सिलेबस में क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। तो ये छोटे भाई हैं किसके, हाइपोथेसिस के। इसके दो भाग हैं, जैसे एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड। दिस इज अ पार्ट ऑफ हाइपोथेसिस, अल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 61 क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाइपोथेसिस एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस। हाइपोथेसिस क्या है, ये एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने ऑलरेडी हाइपोथेसिस काफ़ी से अच्छे समझाया, 2-3 वीडियो तो मैंने हाइपोथेसिस बना डाले, उसको देखना। तो ये ट्रू है, इसका राइट आंसर ट्रू होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, 60 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, और ऑलमोस्ट हमने 6-3 मतलब 30 क्वेश्चन कवर कर दिए। तो आपका 60 क्वेश्चन क्या करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सा इसमें सही स्टेटमेंट है, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेस्टिंग ऑफ अ हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए आपका इसमें से कौन सा कॉन्टेक्स्ट सही है। सभी सही है या सी एंड डी सही है। तो पहले सी को डी को पढ़ते हैं, क्या है, इट कैन बी ओनली अल्टरनेट हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड ना, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, only null hypothesis that can be tested bro, my sisters and bro, only null hypothesis is tested। ऑलरेडी मैंने ये डिस्कस किया था, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या है, जाके वीडियो को देखो तभी इसका आंसर कर पाओगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ओनली डी होगा, डी इज करेक्ट आंसर, ना ऑल होगा ना सी एंड डी होगा, इसका डी आंसर इज करेक्ट, नल हाइपोथेसिस ओनली टेस्टेड। 59 मेल एंड फीमेल स्टूडेंट परफॉर्म इक्वली, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों परफॉर्म इक्वली कर रहे हैं, अपने भाई अपने बहन दोनों अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं इन बायो स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट में, ठीक है। बायो स्टैटिस्टिक रिसर्च मैथोडोलॉजी सब जो सब्जेक्ट है उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सबके एग्जाम अच्छे गए हैं, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इंडिकेट, तो ये जो स्टेटमेंट है क्या इंडिकेट कर रही है, स्टैटिस्टिक हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस। सिंपल से समझो, जहाँ पे किसी चीज़ का डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वल हैं, मतलब वहाँ पे नल हाइपोथेसिस आँख मूंद के लगा देना। अब यहाँ पर मैं कह दूँ कि एलिफेंट एंड लॉयन ईटिंग ओनली शाकाहारी भोजन, यू कैन से शाकाहारी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सॉरी वेजिटेरियन फूड, एनिमल लाइक एलिफेंट एंड लॉयन बोथ ईटिंग वेजिटेरियन फूड, ठीक है, नॉट ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड। तो देर आर नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो देर आर नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो यू कैन से कैन अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जाम्पल। नाउ द पैरामेट्रिक टेस्ट आ गए। अब यहाँ से सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। अगर यहाँ तक बने हो तो आगे क्वेश्चन माइजॉट इसको नोट डाउन करते जाओ बस, ठीक है, नोट डाउन करते जाओ। और इसका जो चार्ट मैंने दिया उसको नहीं देखे होगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आप एक बार में नहीं कर पाओगे, ये भी मैं बता दूँ, लेकिन मैं बताता हूँ, डोंट वरी, आप उस चार्ट को बाद में देख लेना। इन पैरामेट्रिक टेस्ट, किसमें पैरामेट्रिक टेस्ट, डॉट 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 टेस्ट इज यूज टू केस ऑफ रिपीटेड मेजर लेस देन 2 ग्रुप्स। रिपीटेड मेजर मैंने आपको CIR पढ़ाया था, तो R आया, तो R में रिपीटेड मेजर क्या करें, लेस देन 2 ग्रुप, लेस देन 2 ग्रुप, लेस देन 2 ग्रुप। और किसमें, पैरामेट्रिक टेस्ट में, तो आपका क्या होगा, मैन विटनेस टेस्ट यूज़ होगा, कोर्सल वॉलेट टेस्ट यूज़ होगा, या फ्रीडमैन टेस्ट होगा, या वन वे रिपीटेड मेजर अनोवा टेस्ट यूज़ होगा। इसका राइट आंसर, जो बच्चा मेरा ये मेमोनिक्स फॉलो करा होगा, वीडियो देखा होगा, फट से राइट आंसर देगा। जो मैंने बताया था पैरामेट्रिक के लिए, पियर्सन ने अपनी टीथ का टेस्ट एनोवा हॉस्पिटल में कराया, जहां मीन मतलब रैट ने इंटरवल में उसे जीनियस बना दिया। नहीं देखो तो जाकर देख लेना, तभी इसका आंसर कर पाओगे। तो राइट आंसर इसका डी होगा।
नाउ 57 डॉट 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 कौन सा टेस्ट है, इसमें कौन सा टेस्ट है, यूज्ड इन केस ऑफ रिपीटेड मेजर ऑफ लेस देन टू ग्रुप, फिर सी आई आर आ गया, रिपीटेड, ठीक है, रिपीटेड मेजर ऑफ लेस देन, कम है, रिपीटेड मेजर ऑफ लेस देन टू ग्रुप्स, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ मैंने मेंशन नहीं की है, ये जो आपका होगा ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए होगा, तो इन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट डॉट टेस्ट यूज़, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आप देख लेना, इसमें एक करेक्शन कर लेना, इसके पहले आपको लगना पड़ेगा इन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टेस्ट दिए गए हैं ये सारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा टेस्ट होगा जिसमें मेजर ऑफ लेस देन टू ग्रुप्स, मैन विटने टेस्ट, कुशल वालिस टेस्ट, फ्रीडमैन टेस्ट या विल्कॉक्सन टेस्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आई थिंक आप लोग को नहीं मिला होगा जिसको मिल गया होगा बधाई हो, जिसको नहीं मिला होगा परेशान मत हो, मैं यहाँ पे बताता हूँ, उसके बाद वो वाला वीडियो देख लेना, आसानी से सब क्वेश्चन के आंसर कर दोगे, ठीक है। तो जहाँ लेस देन की बात की जाए वहाँ पर फ्रीडमैन टेस्ट होगा रिपीटेड, ठीक है, रिपीटेड मेजर ऑफ लेस देन टू ग्रुप, तो वहाँ पर फ्रीडमैन टेस्ट होगा। 56 क्या करा है, यहाँ पर भी आप करेक्शन कर लेना, यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, सॉरी फॉर दैट। तो इन केस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये सारे आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जांपल हैं। इन केस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट तो क्या करें, रिपीटेड मेजर ऑफ टू ग्रुप्स नॉट लेस ग्रुप, क्योंकि मैंने आपको बताया था टू होता है एक लेस ग्रुप होता है, ठीक है, टू होता है एक लेस ग्रुप होता है, फिर एनोवा होता है, फिर टी टेस्ट होता है, फिर एनोवा होता है, फिर टेस्ट होता है। ये मैंने मेमोनिक्स अच्छे से समझाया है, तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। मैं बार बार कर रहा हूँ, उसको जरूर देख लेना पेपर से पहले, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो जरूर देख लेना, ठीक है। तो रिपीटेड मेजर ऑफ टू ग्रुप्स, तो इसका क्या होगा, कौन सा टेस्ट यूज होगा नॉन पैरामेट्रिक में जिसमें आपके रिपीटेड मेजर ऑफ टू ग्रुप आएगा, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, विल्कॉक्सन टेस्ट, ठीक है। विल्कॉक्सन टेस्ट का राइट ऑप्शन इज डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। 55 क्वेश्चन, फिर आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आएगा, तो ये सारे मैं क्वेश्चन कवर करा दिया हूँ। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आपके कौन सा ऐसा है कि इंडिपेंडेंट मेजर ऑफ टू ग्रुप, ठीक है, CIR, फिर से मैं, अब आई का नंबर आ गया, आर कंप्लीट हो गया, अब आई का नंबर, इंडिपेंडेंट मेजर ऑफ टू ग्रुप, आई का मतलब इंडिपेंडेंट, आर का मतलब रिपीटेड, ठीक है, इसलिए मैं CIR को ले रहा हूँ। जैसे हम लोग के कॉलेज में CIR बनते हैं, CR बनते कि नहीं है, ठीक है, उसी तरह जो क्लास मॉनिटर हो तो उनको CR कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या कह रहा है, मैन विटने टेस्ट, कुशल वॉलिस टेस्ट, फ्रीडमैन टेस्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए इंडिपेंडेंस मेजर ऑफ टू ग्रुप, मेजर ऑफ टू ग्रुप नॉट लेस देन टू ग्रुप, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, मैन विटने टेस्ट। तो इसमें मैन विटने टेस्ट का ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसको ध्यान से लिख लेना कि इंडिपेंडेंट मेजर ऑफ टू ग्रुप, अब इसके बाद लेस देन टू ग्रुप आएगा, देख लेना अगला क्वेश्चन यही है। ये देखो यहाँ पर सही किया, व्हाट विल द मेजर, सॉरी यहाँ पर कुछ और आ गया, नहीं सही है, हाँ सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया लेकिन उसी से रिलेटेड है। क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ कोरिलेशन टेस्ट इन केस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट है, ठीक है। क्या मेजर ऑफ कोरिलेशन होगा, मेजर ऑफ कोरिलेशन टेस्ट क्या होगा, स्परमैन, पियर्सन, ए एंड बी बोथ या ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन भी मैंने उसमें कवर कराए थे, तो इसको मेमोनिक्स ज़रूर पार कर लेना। जैसे यहाँ पर आपका कोरिलेशन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट करा है ना, तो पियर्सन नहीं, स्पर्समैन ने, दूसरा जो मैंने नॉन पैरामेट्रिक बताया था, स्पर्समैन का मैन वाइट था पर उसका वर्स क्रूल था, ठीक है। ये अगर आपको याद होगा तो कर लोगे। तो इसका राइट आंसर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए क्या होगा, कोरिलेशन टेस्ट स्परमैन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर स्परमैन आप नोट डाउन कर लेना। स्परमैन विल बी यूज्ड फॉर द कोरिलेशन टेस्ट इन केस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब यहाँ पर आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगी इन केस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। पैरामेट्रिक का भी इंपॉर्टेंट है और नॉन पैरामेट्रिक का इंपॉर्टेंट है। तो नॉन पैरामेट्रिक के लिए आपका जो सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी होगा वो मीडियन होगा, ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो मीडियन होगा नॉन पैरामेट्रिक के लिए। और यहाँ पर 52 में जो आपका होगा पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो आपका होगा मीन, ठीक है। मीडियन आपको रखना है नॉन पैरामेट्रिक के लिए और मीन आपको याद रखना है पैरामेट्रिक के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके 52 तक कवर हो गए। विच वन इज़ करेक्ट इन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। सिंपल सा है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अब क्या होता है, इट इज़ अप्लाइज इन स्क्यूट, ठीक है, इट इज़ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। एक मिनट बेटा, नॉन
तो आपको फ्रेंड्स नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए सारी चीज़ें याद रखनी कि जो आपका ये है इट इज़ अप्लाइड इन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिफरेंस बिटवीन नॉन पैरामीट्रिक पैरामीट्रिक टेस्ट का बता रहा हूँ, इसको पॉइंट सारे नोट कर लेना। इसका राइट आंसर मैं बता दूं पहले से कि ऑल ऑफ द अबव, इसलिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर दिए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए। तो इट इज़ अप्लाइड फॉर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ अप्लाइड फॉर क्वालिटेटिव डाटा, अप्लाइड व्हेन द स्केल ऑफ मेजरमेंट इज ऑर्डिनल एंड नॉमिनल स्केल। तो ये तीनों पॉइंट नोट कर लेना, इसमें से आके क्वेश्चन आ जाएंगे एमसीक्यू में से। मतलब कि आपको मैं देख लो कि एक एमसीक्यू में से कम 4-5 क्वेश्चन कवर करा दिए, है ना। चलो इसको ध्यान से नोट कर लेना, इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। 50 क्वेश्चन क्या करें, विच वन इज़ करेक्ट इन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, तो पैरामेट्रिक टेस्ट में आपके क्या सही है, तो इसके आपके ऑप्शन सारे सही हैं। मतलब कि इट इज़ अप्लाइड ऑन नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था, ये नॉमिनल। इट इज़ अप्लाइड फॉर क्वांटिटेटिव, वो क्वालिटेटिव था, ये क्वांटिटेटिव है। अप्लाइड व्हेन द स्केल मेजरमेंट इज मेट्रिक स्केल इंटरवल रेशियो स्केल, वो क्या था, नॉमिनल स्केल था और ऑर्डिनल स्केल था, ये क्या था, मेट्रिक स्केल। ठीक है, तो ये डिफरेंस बिटवीन याद रखना। पैरामेट्रिक टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड ए स्टूडेंट टेस्ट टेस्ट, सही है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है कि पैरामेट्रिक टेस्ट जो होता है वो और कहा जाता है, दूसरे नाम से जाना जाता है पैरामेट्रिक टेस्ट टेस्ट। ठीक है, चलो पैरामेट्रिक टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय द विलियम्स ग्रॉसेट इन 1980 या 1908। तो राइट आंसर इज़ 1908। 1908 में ये आपको ध्यान में रखना, पैरामेट्रिक जो टेस्ट था वो आपके विलियम ग्रॉसेट, साइंटिस्ट का नेम भी याद रखना, डेवलप्ड बाय 1908 इन। ठीक है, विलकॉक्स रैंक सम टेस्ट, विलकॉक्स रैंक सम टेस्ट इज़ अ नॉन पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस टेस्ट, याद रखना, इंपॉर्टेंट है विलकॉक्स रैंक टेस्ट। ठीक है, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस टेस्ट टू इवेल्युएटेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन आइडेंटिकल, इक्वल और नॉट। ठीक है, क्या बताता है कि जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वो आइडेंटिकली इक्वल है या नहीं है, इवेल्युएट करता है पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये करेक्ट है, इसको नोट कर लो। विलकॉक्सन टेस्ट के बारे में जो है, पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन वॉज डिस्कवर्ड इन 1834 या 1984। तो राइट आंसर इज योर 1834 इज करेक्ट आंसर। पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन वॉज डिस्कवर्ड इन 1834। फैक्टोरियल ऑफ जीरो इज ऑलवेज 1, ध्यान रखना बचुआ लोगों, फैक्टोरियल ऑफ जीरो इज ऑलवेज 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपोजिट इवन विल बी ऑलवेज 1, ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन है, जितने भी प्रोबेबिलिटी ऑफ अपोजिट इवन होंगे वो ऑलवेज 1 होगा। ये प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन मैं उठा कर लाया हूँ, समझे, नोट करते चलो। हिस्टोग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of frequency distribution in the form of rectangle with the class of interval as well as interval as bars. ठीक है, it is 3-dimensional diagram, करेक्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट। मैंने आपको हिस्टोग्राम और पाई चार्ट में और हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में ऑलरेडी मैंने इसका लेक्चर लिया है, क्या डिफरेंस होता है हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में। वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखो, इसी से वो डिफिनीशन यहाँ पर आई, हिस्टोग्राम क्या होता है और क्या क्या डिफरेंट होता है। आपका रेक्टेंगल विद द क्लास ऑफ इंटरवल बार्स रिप्रेजेंट होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जाकर देखो फटाफट। अगर नहीं देखी हो तो सारी वीडियोज़ देख लोगे तो आपके MCQs फटाफट लगेंगे मेरे एग्ज़ाम में, इन द सेंस ऑफ आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में 15 तारीख को जो है आपसे। वाई आर द नीड ऑफ फॉर रिसर्च, रिसर्च की नीड आखिर क्या होती है, बहुत से रिसर्चर्स होते हैं, उनकी नीड क्या है, टू मेक द न्यू डिस्कवरीज एंड व्हाट द मेंशन प्रोडक्ट। ठीक है, एक मिनट, ये प्रोडक्ट लिखा है। ठीक है, टू मेक द न्यू डिस्कवरीज एंड प्रोडक्ट, बिजनेस सक्सेस, हेल्प टू एजुकेशन, रिसर्च, बिल्डिंग नॉलेज। तो ये सारी चीज़ें आपकी करेक्ट हैं। क्या होता है नीड, क्या होता है रिसर्च की नीड क्या होती है, तो सारे इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना, एग्जामिनेशन पॉइंट में आपके आ सकता है। पर्पस ऑफ हिस्टोरिकल डिज़ाइन इज, पर्पस क्या है हिस्टोरिकल डिज़ाइन की, ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। रिव्यू टू डॉक्यूमेंट, सही है। टू गेन क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ये भी सही है। अप्लाई देम टू प्रेजेंट प्रॉब्लम, प्रेजेंट डे प्रॉब्लम, ये भी सही है। लर्न टू लर्न फ्रॉम पास्ट फेल्योर एंड सक्सेस। जो हिस्टोरिकल डिज़ाइन होती है फ्रेंड्स, वो आपकी पढ़ी जाती है, पढ़ी इन द सेंस सारी चीज़ों को पढ़ा जाता है कि हाँ जो बाद में रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट, फिर से देखा जाए तो पुराने समय में कोई चीज़ गलती हो गई थी या किसी चीज़ पर सक्सेस मिली थी तो उसको रिपीट ना किया जाए। मतलब कि अगर कोई चीज़ गलती हो गई थी तो उसको रिपीट ना किया जाए, और कोई चीज़ में अगर सक्सेस मिली थी तो उसको कैसे सक्सेस मिली थी उस चीज़ को फॉलो किया जाए। अप्लाई उसको जो प्रॉब्लम, मतलब कि आज की जो प्रॉब्लम है पुराने डाटा को देखकर आज की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है।
क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है, ये सारी चीज़ें हिस्टोरिकल डिज़ाइन में आती हैं। पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। हिस्टोरिकल डिज़ाइन मीन्स एनालाइजिंग द पास्ट इवेंट, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। क्या कह रहा है? पास्ट, एनालाइजिंग पास्ट इवेंट एंड डेवलप द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन, इट डिस्क्राइब व्हाट अकर इन पास्ट। हिस्टोरिकल डिज़ाइन मतलब क्या कहता है कि क्या आपके पास्ट में हुआ था, तो ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। हिस्टोरिकल डिज़ाइन 39, इफ़ द वैल्यू ऑफ एस इज लेस देन द गिवन वैल्यू सो नल हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है, एंड हायर वैल्यू आर कम्स देन द नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। ये प्रॉपर्टीज़ है आपकी नल हाइपोथेसिस, और सॉरी ये प्रॉपर्टीज़ है आपकी एनोवा की। एनोवा मतलब जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एनोवा के सारे स्टेप जितने मैंने फॉर्मूले बताए थे उसमें एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि आपका जो एनोवा निकालते तो लास्ट में मान लीजिए आपका 9.01 आया, ठीक है, 9.01 आया, तो उसके बाद जब आप उस टेबल को, एनोवा टेबल को जब देखते हो तो आपकी अगर वो वैल्यू जो एनोवा टेबल में देखे हो, तो एनोवा टेबल में देखे हो तो वो वैल्यू 10 पॉइंट समथिंग 2 आई है मान लो, ठीक है, तो वो वैल्यू अगर जो तुम्हारे क्वेश्चन लगाने के बाद जो वैल्यू आई है उससे कम है तो आपकी हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर ली जाती है। सुनो ध्यान से, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर ली जाती है। और अगर मान लो 10.2 आपके एनोवा टेबल में दी गई है और आपने जब क्वेश्चन सॉल्व किया एनोवा का तो आपका 19.0 आ गया, मतलब इससे तो 10 गुना ज़्यादा है, तो आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉपर्टी से मैंने उठाया था, इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ये देखो एनोवा टेस्ट के सारे मैंने फॉर्मूले यहाँ पर दे दिए हैं, जैसे कि आप देख लो कि सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सैंपल का फॉर्मूला क्या होता है, ये नोट डाउन कर लेना। एक्स मतलब क्या होता है, एक्स बार मतलब क्या होता है, एक्स डबल बार मतलब क्या होता है, एक्स डबल बार मतलब मीन ऑफ मीन, एक्स बार मतलब मीन ऑफ मीन। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमेशा याद रखना फॉर्मूला क्या होता है। और के का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर विद इन द सैंपल, पहले विद इन द सैंपल, पहले बिटवीन द सैंपल, फिर विद इन द सैंपल का फॉर्मूला क्या होता है आपको ध्यान में रखना है। फिर उसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो मेन फॉर्मूला होगा मीन ऑफ सम स्क्वायर, ये, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका निकाल के एनोवा टेबल से आपके कंपेयर करके, ठीक है, उसके बाद इसको इस प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों कोरिलेट कर रहे हैं जैसा कि मैंने बताया। 37 क्वेश्चन, एनोवा वॉज फर्स्ट डिस्कवर बाय आर ए फिशर, ठीक है, सही है, ठीक है, आर ए फिशर के द्वारा फर्स्ट डिस्कवर किया गया एनोवा। इन डॉट 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 द रैंडम वेरिएबल कैन, सॉरी, इन डॉट 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 द रैंडम वेरिएबल कैन टेक ऑन एनी वैल्यू विद इन द गिवन रेंज, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आप ध्यान से पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। तो आपको सिंपल से फ्रेंड पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। बाइनोमियल में आपके 2 डिजिट ली जाती है, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो याद रखना कि क्योंकि इसमें आपके जो वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल कैन टेक ऑन एनी वैल्यू विद द गिवन रेंज, ठीक है। तो ये राइट आंसर है, आपको ध्यान में रखना, इसका पॉइंट नोट कर लेना। द कर्व शेप ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज इन बेल शेप, ठीक है। तो आपका जो कर्व शेप होता है ये हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व शेप होता है वो ऑलवेज बेल शेप में होता है, ठीक है। जो आपके मीन जो होता है वो मिडिल में होता है, मीन आपके मीन मोड मीडियन आपके मिडिल में होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, हमेशा कर्व जो होगा बेल शेप में होगा, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपका ट्रू पॉइंट है, ठीक है। Binomial and Poisson distribution were discrete probability distribution, whereas the normal distribution is an important continuous probability distribution, ठीक है। मतलब कि आपके जो बाइनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और बल्कि जहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये आपका ट्रू है, नोट डाउन कर लेना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। 1 मिनट में कंफर्म कर लूँ, नॉट सही है, सही है, सही है, डोंट वरी, सही है, ठीक है। बर्नौली जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका बाइनोमियल होगा, और जो डिस्क्रीट होगा, जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका क्या होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल, और एक और था, क्या नाम था, एक मिनट, सॉरी याद नहीं आ रहा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो आपका डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दूसरे नाम है ये तीनों, ठीक है, ध्यान में रखना। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली पॉइसन आई डोंट नो, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आई ऑल्सो रीड पॉइसन, POSSION, ठीक है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड इन, तो किस में यूज किया जाता है, तो ऑप्शन इज योर गिवन,
द नंबर ऑफ पेशेंट अराइविंग टू द कंसल्ट अ डॉक्टर इन अ गिवन टाइम पीरियड। दूसरा क्या है, इन इंश्योरेंस प्रॉब्लम टू काउंट नंबर ऑफ कंसल्टेंटिंग, क्वालिटी कंट्रोल स्ट्रेटेजी टू काउंट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ों में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो नोन एज, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चारों पॉइंट आपके यूज़ में आएंगे। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो नोन एज, ऑलरेडी मैंने बता दिया क्या होगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल आपका मैंने बताया था क्या यार इन लोग का भी ना, नॉर्मल आपका गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल आपका बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सक्लामेटरी मार्क इज आल्सो नोन एज बायोस्टैटिक्स बाय फैक्टोरियल। हमेशा याद रखना कि जो एक्सक्लामेटरी मार्क होता है वो हमेशा फैक्टोरियल से डिनोट किया जाता है, तो उसको फैक्टोरियल बोलते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन आता है 4 का फैक्टोरियल लिखो, तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कि 4 3 12 और 12 दूनी 24, तो 24 आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड व्हेन द थ्री when there are 2 or 3 possible outcome is correct or not। ठीक है, सिंपल से मैंने बताया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके दो हमेशा जहाँ पे 2 आए वहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ठोक देना, मतलब कि करेक्ट है आपका। 2 या 3 पॉसिबल आउटकम करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो ये करेक्ट है कि नहीं, तो पॉसिबल आउटकम हाँ ये करेक्ट। ठीक है, तो याद रखना हमेशा। 28 बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो नोन, ऑलरेडी मैंने बता दिया क्या होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू हैपन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ, सिंपल सा रखना, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ये जो लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपन इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, ऐसे लिखना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ऐसे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ये ऐसे आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा, मतलब कि ये आपका ट्रू है। ये हमेशा याद रखना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, सिंपली इट इज़ मेजर ऑफ अ लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट अकरिंग इज कॉल्ड। सिंपल सा आपको प्रोबेबिलिटी, मतलब कि आपने प्रोबेबिलिटी लगाया कि जो आपकी अकरिंग है, जो आपकी इवेंट लाइकलीहुड जो आप चाह रहे हो, जैसे आपने पासा फेंका और आप चाह रहे हो कि 6 आए, आप चाह रहे हो 6 आए, तो आप 6 आ गया। ठीक है, तो आपकी लाइकलीहुड है, मतलब आप तुक्का लगा रहे हो कि हमारा 6 आया तभी विजय होगी, तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी, दिस इवेंट इज कम इन प्रोबेबिलिटी। स्टैंडर्ड ऑफ एस्टीमेट और स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन इज यूज्ड फॉर। ठीक है, किसके लिए यूज किया जाता है, मेजर द डिस्पर्जन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन अबाउट द मीन टू मेजर द स्प्रेड ऑब्जर्वेशन वैल्यू फॉर द एस्टीमेट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बोथ। ठीक है, इसका राइट आंसर बोथ होगा। सिंपल सा याद रखना कि जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ एस्टीमेट या स्टैंडर्ड एरर जो होता है, स्टैंडर्ड एरर इन दोनों के लिए यूज होता है। आपका जो फॉर्मूला होता है SC बराबर, ठीक है, तो ये आपके दोनों में यूज़ होता है। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। द टर्म रिग्रेशन मीन्स, ठीक है, स्टेप फॉरवर्ड टूवर्ड द एवरेज। याद रखना इसके रिग्रेशन का जो टर्म है उसका मतलब क्या होता है कि स्टेप बैक टूवर्ड्स द एवरेज या स्टेप फॉरवर्ड टूवर्ड द एवरेज, या बोथ या नन। तो इसका राइट आंसर है आपका स्टेप बैक टूवर्ड्स द एवरेज इज मीन रिग्रेशन। ठीक है, नाउ 23rd क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द टर्म रिग्रेशन इज यूज फर्स्ट बाय सर फ्रेसिस ग्लैटन। ठीक है, तो याद रखना दिस इज करेक्ट, सर फ्रेसिस ग्लैटन इज यूज द टर्म रिग्रेशन फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 चूज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ रेंज कोफिशिएंट। ठीक है, रेंज कोफिशिएंट। ठीक है, रेंज कोफिशिएंट के लिए इसमें करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, मैंने आपको रेंज का बताया था, क्या था, रेंज बराबर H-L। ठीक है, और रेंज कोफिशिएंट की क्या बताया था, H-L अपॉन H+L। ऑलरेडी मैंने बता दिया था, तो इसमें H-L अपॉन H+ कहाँ है, तो H-L H+L, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो रेंज कोफिशिएंट का फॉर्मूला आपको याद रखना। रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू इन द सिंपल। ठीक है, सैम्पल, तो यार दिस इज करेक्ट, H-L आपका रेंज होता है, ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आते हैं। डिस्पर्जन हेल्प टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा। ठीक है, तो सिंपल से आपको करेक्ट है, डिस्पर्जन जो होता है वो किस में हेल्प करता है, टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा, ट्रू। ठीक है, विच वन इज़ करेक्ट फॉर सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके जो पॉइंट हैं, लाइक आपका
द मीन इज़ मोस्ट लाइकली द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब मीन जो होता है मोस्ट लाइकली मेजर सेंट्रल टेंडेंसी में होता है। इसेंशियल फॉर द कंपैरिजन एंड हेल्प टू डिसीजन मेकिंग, ठीक है सही है, इसेंशियल होता है डिसीजन मेकिंग में। इट इज़ अ सिंगल वैल्यू अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब अ सेट ऑफ डाटा आइडेंटिफाई द सेंट्रल पोजिशन विद इन द सेट ऑफ डाटा, या ऑल ऑफ द अबव। तो दिस इज ऑल करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑल पॉइंट आर करेक्ट। यू हैव टू नोट डाउन ऑन योर नोटबुक। मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट इज आल्सो नोन एज, ठीक है, तो मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट इज आल्सो नोन बाय कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, ठीक है, तो याद रखना। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट क्या है, तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट इज कोरिलेशन यूज्ड टू मेजर द डिग्री ऑफ linear relationship between two variables. It gives a precise and quantitative result with a meaningful interpretation. It also gives a direction that is positive or negative, as well as the degree of correlation between the variables, right? तो सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन एंड ए ऑप्शन ऑल आर करेक्ट, ठीक है, तो याद रखना कोरिलेशन यूज टू मेजर ऑफ डिग्री रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, और क्या करता है प्रिसाइज द क्वांटिटेटिव रिजल्ट एंड मीनिंग इंटरप्रिटेशन, और थ्री ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, मतलब ऑल ऑफ द करेक्ट। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन, ठीक है, तो जब द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन आर इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, -1 ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन +1, आर इज लेस देन जीरो, या ऑल ऑफ द अबव, तो राइट आंसर इज श्योर, ठीक है, दिस इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो जो कोरिलेशन वैल्यू किस पे लाई करती है, दिस इज करेक्ट आंसर, तो नोट डाउन ऑन योर नोटबुक। इफ द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन, एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ द टू वेरिएबल मूव अपोजिट डायरेक्शन कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। याद रखना नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है और पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, जो सेम डायरेक्शन में मूव करे वो पॉजिटिव कोरिलेशन, जो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करे वो नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब ट्रू है ये, ठीक है। कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन आपका क्या होता है, डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, ठीक है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट विल बी वेरी फ्रॉम माइनस टू +1, ठीक है, ये भी सही है। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इन विच द चेंजेस इन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल आर फॉलोड बाय द चेंजेस ऑफ द वैल्यू अदर वेरिएबल्स, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। ऑल आर द करेक्ट, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे हैं, नोट कर लेना कोरिलेशन के लिए। 12 क्वेश्चन क्या करें, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट विल वेरी फ्रॉम, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा कि आपका क्या कह रहा है 0 to 2 -2 to -1 to +1 या -1 to 2 +2, ठीक है, तो इसका कोरिलेशन के कोफिशिएंट की जो वैल्यू होगी वो किस पे वेरी करेगी, किसके बिटवीन में वैल्यू वेरी करेगी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा -1 to +1 के बीच में आपकी जो कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यू होगी विल वेरी फ्रॉम, ठीक है, याद रखना। ये जो आपका फॉर्मूला है ये मोड है, ठीक है, एमओ का जो फॉर्मूला है जो है लाइक आपका एमओ बराबर क्या होगा, एमओ बराबर आपका क्या दे दी L + D1/D1 + D2, ठीक है, जो फॉर्मूला हुआ वेयर I = और L = क्या होगा, ठीक है, इंटू आई भी तो होगा, ये जो फॉर्मूला है आपका मोड का, तो यहाँ पर I = क्या होगा और L = क्या होगा, तो इसका बता रहे हैं। तो L बराबर लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास और क्लास इंटरवल मोड ऑफ क्लास, बोथ एंड भी करेक्ट, या मतलब सिंपल सा यार। L आपका क्या हो जाएगा, L मतलब लोअर लिमिट, ऐसे याद रखना L का इंडिकेशन क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मोड क्लास एंड क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास क्या होगा I, ठीक है, तो याद रखना ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन आप इसको मोड का फॉर्मूला लिख लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। विच इज़ इनकरेक्ट इन द टर्म ऑफ मोड, ठीक है, मोड में क्या इनकरेक्ट, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सिंपल सा मैंने बताया था मोड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है आपका एमओ होता है, लेकिन यहाँ पर डिनोटेड बाय एम दे दिए तो ये गलत हो गया, ठीक है, एमओ इज रिप्रेजेंटेड बाय मोड, तो दिस इज योर फॉर्मूला एंड डिनोटेड बाय एमओ, ऑल आर करेक्ट। नो ये तो नहीं होगा, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल हटा दो, और ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट क्या होगा एम, हाँ आर एन रख दो। It is the highest frequency, that means the term which occur the largest number time in frequency distribution, ठीक है, तो याद रखना ये सारे इंपॉर्टेंट है मोड के रिलेटेड। और इसमें राइट इनकरेक्ट आंसर मतलब इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मीडियन क्या है, मीडियन सिंपल समझ लो, मीडियन आपका क्या है, इट इज़ द मिडिल मोस्ट, मीडियन मतलब मिडिल मोस्ट वैल्यू व्हेन द डाटा इज अरेंज इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑलरेडी मैंने इसके क्वेश्चन करवा दिए, अगर नहीं करें तो जाकर देख सकते हैं आप, ठीक है।
फिर आपका ऑप्शन बी क्या करें, डिनोटेड बाई एम। ठीक है, मीडियन जो होता है आपके एम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो एम क्या होता है, एम बराबर होता है आपका n+1/2 मीडियन। ठीक है, और उसके बाद क्या करें, ये देखो यहाँ पर लिखा है। ठीक है, 2 आइटम्स। ठीक है, पोजिशनल इसको एवरेज कहते हैं, इसको ऑल्सो क्या कहते हैं, पोजिशनल एवरेज। और इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल आर करेक्ट। नाउ द 8th क्वेश्चन इज पोजिशनल एवरेज इज आल्सो कॉल्ड एज, क्या होगा, मोड या पीए या मीडियन या मीन या ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपका यहाँ पर दोनों करेक्ट आंसर हो गए। यहाँ पर जो आपका होगा, यहाँ पर मीडियन, लाइक आपका मीडियन और मोड, ये दोनों करेक्ट आंसर हो गए। तो मतलब कि बोथ बोथ ए एंड सी इज़ करेक्ट। ठीक है, ए एंड सी आर करेक्ट। यहाँ पर एक ऑप्शन मिस हो गया है, सी आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मीडियन और मोड, या आप जब चार्ट मैंने जो बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ पोजिशनल एवरेज, उसमें आपका गिवन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए मोड भी होगा, मीडियन भी होगा। ठीक है, तो आपको रिमेंबर रखना है। 8वां क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन क्या है, हार्मोनिक मीन क्या है, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन डिनोटेड बाय एच एम का आपका फॉर्मूला दिया है, एच एम रेसिप्रोकल अपॉन एन। मतलब कि आपके दो फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पर बेटा इसका मतलब आपको मैं बता दूँ, ये समेशन है। ठीक है, यहाँ पर समेशन का वो साइन नहीं मिल रहा था हमारी टाइपिंग की में, तो समेशन रेसिप्रोकल और समेशन रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो इसको सही करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो एच एम का दो फॉर्मूला होता है, हार्मोनिक मीन, और इसकी आपकी डेफिनेशन होती है, क्या होता है, डिनोटेड किससे किया जाता है। तो सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर बुलेट पॉइंट में नोट कर दिए हैं। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्योमेट्रिक इट इज़ द एन रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन वैल्यू। मतलब कि जो आपका ये है जी एम, मतलब कि एन रूट, मतलब कि ये ऐसे x1 ठीक है, x2 ठीक है, x3 डॉट 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 xn। ठीक है, ऐसे आपका होता है, आपको पता है। ठीक है, ऑल आर करेक्ट इज राइट आंसर, डिनोटेड बाय जी एम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लेना। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द क्लास इंटरवल इज नॉट गिवन इज कॉल्ड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इफ द क्लास इंटरवल आर गिवन देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एट कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। नोट डाउन कर लेना, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। जिसमें क्लास इंटरवल गिवन हो वो आपका डिस्क्रीट इंटीग्रेशन नहीं कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जिसमें ना दिया हो वो आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब ये ट्रू है। 4था क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन इज करेक्ट इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके कौन सा करेक्ट है। तो फ्रीक्वेंसी इज डिराइव फ्रॉम द हाउ फ्रिक्वेंटली वेरिएबल अकर। सिंपल सा सही है। इस फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, हाउ फ्रिक्वेंटली वेरिएबल अकर। ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज बेटर देन एरे। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो अच्छा होता है एरे से। द 5th occurrence is represented by the putting a cross tally फर्स्ट 4 टैलीज। मतलब कि जैसे आपको 5 स्टूडेंट का, मान लो 5 ऐसे बच्चे हैं जो 10 नंबर पाएँ। ठीक है, तो 5 बच्चों का आप कैसे बनाओगे, टैली अगर देखा जाए, टैली आपको पता है 1 2 3 4, फिर उसके बाद क्रॉस टैली बनती है। तो इसका 5 कैसे बनेगा, तो 1 2 3 4, फिर उसके बाद 5वां क्रॉस टैली होता है। मान लीजिए 10 बच्चे ऐसे हैं जो 15 नंबर पाए, तो 5 ये बन गया और 5 और बना, तो 1 2 3 4 5 ऐसे बन गए। मतलब कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 1 ऑफ 4 टैलीज एक क्रॉस कर दिया जाता है, मतलब कि ऐसे याद रखना। तीन रूल है इसमें, ऑल आर करेक्ट होगा कोरिलेशन करेक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, 3rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द टर्म बायोस्टैटिस्टिक्स विच वन इज करेक्ट। बायोस्टैटिस्टिक आगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बायोस्टैटिस्टिक जो सबसे स्टार्टअप हुआ होता है, डिफिनीशन क्या है, ब्रांच ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स दैट अप्लाइज स्टैटिस्टिक मेथड टू मेडिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, याद रखना, टू कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग, identify sign and symptom of a disease or syndrome. The tool of statistics are applied to the data that derive from the biological science such as medicines या all। उसका राइट आंसर आपका जो होगा वो सभी इसमें से करेक्ट है। तो मतलब कि बायोस्टैटिस्टिक के पिन पॉइंट जो मैंने यहाँ पर गिवन किए हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना, आपके एग्जाम में काफ़ी काम आएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कोटन एंड कोडोन स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइन एज। ठीक है, कोटोन और कोडोन के अकॉर्डिंग जो स्टैटिस्टिक जो डिफाइन है, क्योंकि हम बायोस्टैटिस्टिक पढ़ रहे हैं तो स्टैटिस्टिक है क्या, तो उसको भी तो जानना है। तो 2nd क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा कि ऑल ऑफ द गिवन होगा नहीं, इन दिस टेक्निक एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा होगा नहीं, इज अ वेरियस टेक्निक कलेक्टिंग सेंटर टेंडेंसी डिस्पर्जन एवरेज
ठीक है, ETC द साइंस ऑफ विच डील द कलेक्शन एनालिसिस द इंटरप्रिटेशन न्यूमेरिकल डाटा रू डाटा। दिस इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे सेशन फ्रेंड्स। काफ़ी मेहनत से मतलब 54 मिनट हो गए, पिछले 1 घंटे से मैं बल 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 बोल रहा हूँ। ठीक है, आप भी थोड़ा बोर हो गए होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने सारी चीज़ें शेयर कर दी। अब इसके बाद कुछ नहीं बचा है बायोस्टैटिस्टिक्स में, सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी ऑलरेडी। लाइक न्यूमेरिकल, थ्योरी पोर्शन, मतलब कि 80 ये जोड़ लो, मैं आपको जोड़ के बताता हूँ। 80 क्वेश्चन मैंने ये बता दिए, और 25 क्वेश्चन ये, और 12 क्वेश्चन में, मतलब कि 5 6 7 8 2 10 11 117 क्वेश्चन मैंने बायोस्टैटिस्टिक में कवर कर दिए। 100 क्वेश्चन मैंने क्या कहते हैं फार्मा प्रिवेंटिव सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी में कंप्लीट कर दिए। ठीक है, और 50 क्वेश्चन, मतलब कि 2 यूनिट में मैंने 100 क्वेश्चन फार्माकोविजिलेंस में कवर कर दिए हैं। बाकी 2 यूनिट 3 यूनिट और बची फार्माकोविजिलेंस, वो भी कंप्लीट करेंगे। और जो रेगुलेटरी साइंसेस है उसको भी फटाक से 10 तारीख तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये जितने तीनों मैंने बायोस्टैटिस्टिक्स में 117 क्वेश्चन बताए हैं। पार्ट 1 नहीं देखा तो वो जाकर देखो, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। पार्ट 2 देखो, ठीक है, और ये फिर इसके बाद थ्योरी सॉल्व करो। सिंपल सा, ये तीनों प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ लो तुम बहुत अच्छा स्कोर करोगे, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो स्टैटिस्टिक क्या है, सिंपल सा पता है कि ये क्या है आपका, इट इज़ अ टेक्निक टू एनालिसिस द न्यूमेरिकल डाटा। करेक्ट है, इज़ अ वेरियस टेक्निक टू कलेक्टिंग सेंटर डेटा से, ये भी आपका करेक्ट है। मीन्स अ मेजर ऑफ काउंटेड फैक्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टेट ऑफ फिगर स्पीच पर्सन, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द गिवन करेक्ट। स्टैटिस्टिक में आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि स्टैटिस्टिक समझ जाते हो तो यही सारी चीज़ें आपको पूरी बायोस्टैटिस्टिक में पढ़नी। मतलब कि आपको देखो, जो सेकंड पॉइंट है कि वेरियस टेक्निक फॉर कलेक्टिंग डाटा, सेंटर टेंडेंसी, डिस्पर्सन, एवरेज, ये सारी चीज़ें हम लोग पूरे एक यूनिट में पढ़े हैं, फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक, बायोस्टैटिस्टिक, रिजल्ट मेट्रोलॉजी। होप आपको समझ में आया होगा, होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेरे सारे वीडियोस देखो, आपको टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, नोट्स बन जाएंगे। नोट्स से कुछ प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स कि आप लोग को नोट्स मैं ईमेल कर दूं, व्हाट्सएप कर दूं। देखो भैया, ऐसा नहीं हो पाता है। मेरा एक छोटू सा मोबाइल है, ठीक है, उसमें इतना स्टोरेज नहीं है मेरे पास, ना कंप्यूटर सेटअप है, ना बड़ा सा वो है। मैं अकेला काम कर रहा हूँ, ये समझ लो यूट्यूब को केवल हैंडल कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को खुद पढ़ाई करनी, मैं लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरा भी कुछ फ्यूचर है। तो मैं सोच रहा हूँ मेरे से जितनी मदद हो पाई मैं आप तक कर रहा हूँ। ठीक है, और बाकी मैं, अगर आप लोग बुरा मान लो कि ये बंदा शेयर नहीं कर रहा है, ईमेल भाव खा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं भाई। मेरे को सच में स्टोरेज प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा देर तक इस चीज़ों को नहीं रख पाता हूँ। अगर ज़्यादा देर तक रखूँगा तो मेरे हैंग करने लगा सेट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड टू मी। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ सारी चीज़ें आपको गिवन कर दूँ। बाकी मेरे सारे वीडियोस देखो, उस पर सारी नोट्स आपको क्लियरली मेजर होंगी। ठीक है, उसको पढ़ो, मैंने ऑलरेडी समझाया है। ठीक है, उसको समझो और उसके बाद अपने पिन पॉइंट्स बना लो। जैसे मैंने बनाया, मैंने भी तैयार मेहनत की, वैसे आप भी करो यार, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो पका पकाया मेरा हलवे में कटोरी में हलवे लाकर दे दे, चम्मच लगा के खाना पड़े, तो वो आप नहीं सीख पाओगे कि हलवा कैसे बना, हलवा में कितनी मात्रा में चीनी बनी, कितना रवा पड़ा, कितना भूजा गया, घी में भूजा गया या तेल में भूजा गया या मट्टी के तेल में भूजा गया। ठीक है, तो ये जब तक जानोगे नहीं कि हलवा बनता कैसे है, खाना आसान है लेकिन बनाना कठिन है। थोड़ा बनाना सीखो यार, थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा घिसो अपने आप को, क्योंकि जो घिसता है वही चमकता है। तो घिसो अपने आप को, अपनी बुद्धि घिसो। ठीक है, जंगली घास वास निकालो अपनी बुद्धि से और उसको हरा भरा करो। ठीक है, नाउ माई लास्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक ऑफ बायोस्टैटिस्टिक, यहाँ से मैं ख़त्म करता हूँ बायोस्टैटिस्टिक की जर्नी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मैंने बताया फार्माकोविजिलेंस और रेगुलेटरी साइंसेस, उसके बाद उसको भी ख़त्म करके टाटा बाय बाय। फिर आप अपना पढ़ाई करिए, जितना वीडियो देख पाएँ देखिए, जितनी बार प्रैक्टिस करिए करिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब योर फर्स्ट ईयर, क्योंकि अभी बाकी वीडियोस आना बाकी हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना वीडियो को, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है। शेयर विद इन योर फ्रेंड्स, आप लोग कर देते हो, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। दिस इज़ अ क्यूट बॉय, जस्ट अ बॉय, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू शेयर एवरीथिंग विद इन यू ऑल, just trying to do. So this is Mihir Tiwari. You can say Mihir sir. If you are like, you can say bro. Whatever you can. Okay. You can say you can. Tata, bye bye, Radhe Krishna. Thanks for watching friends. Thanks for watching. Take care. Bye bye. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मेहनत करो, घिसो अपने आप को। ठीक है, चलो बाय।